हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर ली थी, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है पहले लेक्चर में ही सीखा। दूसरे लेक्चर में ये जाने कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय क्या एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसी के बाद ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूंगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यार ये बात पढ़ रखी है क्या कि अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और दो ऐसे एलिमेंट है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो हम बोलते थे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव चार्ज, तो बोला गया जितने कोवेलेंट बॉन्ड वो लोग बना रहे हैं आपस में उतना पॉजिटिव और उतना नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आ जाएगा। इस सारी बात का क्या मतलब है इसके बारे में यार अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है H2SO5 का, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर H2SO5 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है और आपको स्ट्रक्चर आना भी चाहिए। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। देखिए अब जरा मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्या बात किए थे, सल्फर अपने चारों तरफ ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बना रहा है। तो मैं ये बोलूंगा सल्फर दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है यानी इस पर +2 आएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है यानी +1, इस ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है यानी कि +2 और इस ऑक्सीजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यानी कि +1। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज सल्फर के पास इकट्ठा हो गया +6। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 में कितना होगा, +6 होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है तो इसका मतलब यहां पर क्या मौजूद है, मैं बोलूंगा यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है ना। कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, एक पेरोक्साइड लिंकेज यहां पर मौजूद है। अगला स्ट्रक्चर H2S2O4। स्ट्रक्चर अगर पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आराम से निकल आएगा और ये आपको इनऑर्गेनिक में याद भी करना है। H2S2O4 की अगर बात करेंगे तो सल्फर और सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक बात। ये आपके दो ऑक्सीजन हो गए, टोटल आपके पास 4 हैं यानी कि OH और यहां पर OH, ठीक बात। डायरेक्ट बात करते हैं, आइएगा। ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है यानी इस पर +1 आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है यानी इस सल्फर पे +2 आएगा। सल्फर और सल्फर के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता यानी इससे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर बात की जाए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे यहां पर भी होगा तो मैं बोलूंगा कितना होगा, +3। तो बोला जा सकता है दोनों ही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना होगा, +3 होगा, ठीक बात। नाम याद रखना है डाइथायोनस एसिड, क्लियर है बात, ये बात आपको ध्यान रखना है। H2S2O6 दो ऑक्सीजन और बढ़ा दिए गए। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेम स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बाद दो H दिए हैं यानी कि दो OH लगा दीजिए दोनों तरफ, ठीक बात। बचे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बचे तो खाली ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड O की तरीके ही आएगा, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक बात। अब जरा मुझे देखकर बताइए, तो आप बोलेंगे सर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है यानी उस पर प्लस आना है। कितने बॉन्ड टोटल बना रहा है, 2, एक 3 और 2 5, टोटल 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यानी सल्फर पे कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, +5। सेम है यहां पर भी +5। सल्फर सल्फर से कुछ लेना देना नहीं, नाम क्या होगा, डाइथायोनिक एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से कितना है, तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला है H2S2O7। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी होगी
तो वहां पर ओलियम जो होता है, पहले ओलियम ही बनता है, उसे अगर हम हाइड्रोलाइज करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलाइज यानी वाटर में डाल दें, तो वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। इसका दूसरा नाम भी है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि H2S2O7 का स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा, तो तरीका समझिएगा। दो सल्फर हैं तो सबसे पहले आप दो सल्फर बना लीजिए, ठीक बात। दो हाइड्रोजन है यानी कि आप बोलोगे दो OH, बराबर बराबर से बांटना है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। अब 7 ऑक्सीजन बचे तो आप बोलेंगे एक दिया इधर, एक दिया इधर, एक दिया इधर, एक दिया इधर, टोटल 6 बढ़ गए, बचा एक। अब एक बचा तो इसका मतलब दोनों लोगों के बीच में बराबरी से बटेगा। बात खत्म। यह स्ट्रक्चर है H2S2O7 का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट, 1 2 2 और 1 3 3 1 4 4 और 2 6, टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाओगे, +6। यही इसके साथ भी है, +6। क्लियर बात। पूछा जाता है यहां पर क्या कोई पेरोक्साइड लिंकेज है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज के लिए O सिंगल बॉन्ड O होना जरूरी, ध्यान रखने वाली बात। अगला H2S2O8, एक ऑक्सीजन मैंने उससे बढ़ा दिया, कॉमन नेम है मार्शल एसिड, पेपर में बेटा नाम से आ जाता है मार्शल एसिड, और इसी को अगर हम नॉर्मल नाम की बात करें तो बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो बेसिक तरीका है क्या, आप कहोगे सर जैसे सिखाए थे, दोनों तरफ एक एक सल्फर बना लिए, 2H दिख रहा है यानी कि तुरंत आंख बंद करके एक एक OH दोनों तरफ बना लिया। अब बचे ऑक्सीजन को बांटना है तो डबल बॉन्ड O की तरीके ही खाली ऑक्सीजन आएगा, ये बांट दिए, टोटल 6 ऑक्सीजन हमारे कंप्लीट हो गए, बचे 2। अब अगर 2 बचे हैं तो जाहिर सी बात है उन दोनों को बीच में ही रखना पड़ेगा, और अगर बीच में रखेंगे तो O सिंगल बॉन्ड O की तरीके ही उनको रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप कहोगे सल्फर के चारों तरफ अगर देखें तो ऑक्सीजन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, 2 1 3 2 5 1 6, यही काम ये भी कर रहा है। तो अगर 6 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ तो इसके पास बेटा चार्ज आएगा +6, सेम एज इसके पास भी क्या आएगा +6, यानी यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है दोस्त, +6 आने वाला है, ठीक बात। अब अगर कोई पूछे कि भैया पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आप कहोगे हाँ O सिंगल बॉन्ड O दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या पाया जाता है, पर ऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, ठीक बात। अब कोई पूछे पेरोक्साइड लिंकेज क्यों बोलते हैं, बोले उसका रीजन है क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो केवल सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं खींच पाएगा, यानी यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज। अगला है H4S4O6, जो कि कंपाउंड के रूप में आपके पास आता है Na2। चलते बेटा, तो अगला अपना स्ट्रक्चर है H2S4O6 या Na2S4O6, 2H+ हटा के 2Na+ ले आओ, नाम है टेट्राथायोनिक एसिड, किसका, इसका है ना, टेट्राथायोनिक एसिड। अब यार मैं अगर यहां बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे यार 4 सल्फर है, आपको परेशान नहीं होना है, आप कहोगे सर आपने बताया मैं 2 सल्फर बना दूंगा, बोले ठीक बात। अब 2 हाइड्रोजन है तो बोले मैं दोनों को एक एक OH पकड़ा दूंगा, ठीक बात। बचे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू आएंगे तो डबल बॉन्ड हो, बराबरी करते जाना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्लियर। आपके 6 ऑक्सीजन यूज हो गए, बचे 2 सल्फर, वो दोनों सल्फर बीचों बीच आ जाए, जैसे पेरोक्साइड लिंकेज होती है वैसे ही पर सल्फाइड लिंकेज भी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यार अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम कहोगे कि सर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक तो सल्फर के साथ बना रहा है तो उससे तो कोई चार्ज आना नहीं है, 5 बॉन्ड अगर बना रहा है तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, +5। ऐसे यहां पे भी ये सल्फर 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, चार्ज कितना आएगा, +5। लेकिन इन सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0 और 0, क्लियर है बात। अब अगर ये चार्ज आया है
तो आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कहेंगे सल्फर के यहां दो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक दो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और दो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक बात। अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तरीका मैंने बताया है, अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसका तरीका, अगर आप स्ट्रक्चर से निकाल रहे हैं तो आप बोलेंगे टोटल चार्ज कितना है चारों पे, तो बोले +5 +0 +0 +5, तो टोटल आया +10। बोलो भैया, और कितने सल्फर है, 4, यानी डिवाइडेड बाय 4, जिसको आप +5/2 या +2.5 भी बोल सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि सल्फर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद भी हो जाए और आप ऑक्सीडेशन नंबर भी अब स्ट्रक्चर देख के निकाल ले जाओ, ठीक है ना। वो वाली कहानी छोड़ते हैं कि हाइड्रोजन का माना +1 × 2, सल्फर का माना x है, ऑक्सीजन का -2, उस चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के ऐसे हैं सल्फर के और फास्फोरस के, वो आपको बाय नेम याद होना जरूरी है, ये आपके काम आएगा। इतना नोट करेंगे तो फिर अब हम लोग फास्फोरस के एसिड के बारे में भी बात करेंगे। चलते हैं बेटा। अब आपको 3 स्ट्रक्चर बोर्ड में नजर आ रहे होंगे, सॉरी 3 नाम आपको नजर आ रहे होंगे फॉर्मूले के हिसाब से, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। अब अगर मैं बात करूं तो बोला गया H3PO2, पहले तो नाम लेना सीख लो। H3PO2 की अगर बात करेंगे तो इसे बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बात। H3PO3 इसे बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम देंगे, फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 इसका नाम, इसे बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम देंगे, फॉस्फोरिक एसिड। पहले तो ये पता भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक बात। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहें तो वो लाइन कहीं लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी फास्फोरस के एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसमें एक फास्फोरस एटम है, कितना, एक फास्फोरस एटम, तो कहा गया उसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक P डबल बॉन्ड O बनाना है। क्या, फिर से सुनो, अगर फास्फोरस के एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हो और वहां पर एक फास्फोरस मौजूद है तो सबसे पहले एक P डबल बॉन्ड O बना लो। क्या बना लो, लिख लो, पहले एक P डबल बॉन्ड O बनाना है। फिर जितने ऑक्सीजन बचें उनसे OH बनाओ, जितने ऑक्सीजन बचे उनसे OH बना लो। आओ जरा देखते हैं। तो आप कहोगे H3PO2 है, तो सबसे पहले तो भाई साहब अपन लोग बना लेंगे P डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन चला गया, अब कितना ऑक्सीजन बचा, एक। जितने ऑक्सीजन बचे उससे OH बना लो, तो एक OH हो गया। अब फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 है, बचे 2 हाइड्रोजन, बाकी दोनों हाइड्रोजन चुपचाप अच्छे बच्चे की तरीके आके रुक जाएंगे। H3PO3 पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या, P डबल बॉन्ड O, एक P डबल बॉन्ड O बनाओ। कितने ऑक्सीजन बचे, 3 में से एक चला गया, बचे 2 बेटा, तो 2 ऑक्सीजन बचे यानी 2 OH बनाओ, 2 OH बनाओ, ठीक बात। अब एक H बच रहा है, तो एक H बच रहा है यानी कि आप उस H को बना दो। H3PO4 है, सबसे पहले एक P डबल बॉन्ड O बना दो। फिर जितने ऑक्सीजन बचे, 4 थे, एक लग गया, 3 बचे, बोलो, तो जितने ऑक्सीजन बचे उतने OH बना लो, बना ली, H भी खत्म हो गए, बोलो। अब ये बताओ, स्ट्रक्चर देखकर कहा जाता है जितने OH उतनी एसिड की बेसिसिटी। सुनिएगा फिर से, ये शब्द बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। क्या, जितने OH ग्रुप दिख रहे हैं उतनी बेसिसिटी, बोलो। केवल एक H3PO3 वाला स्ट्रक्चर है जिसमें मोनोबेसिक होता है, वो मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। अब अगर बात करें तो यहां पर एक OH है यानी H3PO2 मोनोबेसिक एसिड होगा, एक H प्लस दे पाएगा। H3PO3 2 OH है यानी कि ये डाई बेसिक एसिड होगा,
H3PO4 3 OH है, यानी कि ये ट्राई बेसिक एसिड होगा। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा, कहानी खत्म हो गई है दोस्त। क्या? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को बताना है। तो जरा मुझे देखकर ये बता दो, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तरीका समझना, फास्फोरस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर कहीं अगर लिख दूं तो मैं लिख दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हाइड्रोजन की, फिर फास्फोरस की और फिर ऑक्सीजन की। ये तो सबको पता है। आ जाओ जरा, कैसे निकालेंगे? फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ बना रहा है, यानी ऑक्सीजन की वजह से इस पर चार्ज आएगा +2। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी इस ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आएगा +1। लेकिन इन दोनों H के साथ वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस H के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, यानी खींचेगा यानी -1, इससे भी खींचेगा यानी -1। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, +3 -2। तो क्या मैं बोलूंगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर H3PO2 में कितना होता है? +1। बोलो भैया। बाकी में आपकी जिम्मेदारी आपको करना है, आप निकालेंगे फास्फोरस +3 आएगा, फास्फोरस +5 आएगा। बोलो भैया। यहां पर आपको तरीका पता है, फिर से देख लीजिए। डबल बॉन्ड O है, इसकी वजह से +2 आएगा। ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, +1 आएगा। इस ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, +1 आएगा। इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिंगल बॉन्ड है, -1 आएगा। जोड़ दीजिए, +3 ही वहां पर आ रहा हो। ठीक बात। अब यार ये कहा गया कि अगर आपके पास H3PO3 है, क्या है? H3PO3, देखते जाइएगा। और H3PO3 के आपने 2 मॉलिक्यूल लिए। क्या लिए? 2 मॉलिक्यूल। और अगर 2 मॉलिक्यूल लिए तो आप मुझे ये बताइए, मैं यहां से वाटर निकालना चाहता हूं। क्या निकाल दूं? H2O निकाल दूं। तो अगर मैं H2O निकाल दूंगा तो जरा मुझे बताइए, 2 H3PO3 हैं, तो तुम कहोगे सर ये 2 H3PO3, हम तो पढ़ेंगे 6 हाइड्रोजन हैं, 2 फास्फोरस है और 6 ऑक्सीजन है। अगर आपने एक वाटर कम किया H2O, तो क्या हाइड्रोजन बचे 4, यानी H4, फास्फोरस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो भैया। और क्या यहां से एक ऑक्सीजन कम हो गया, यानी बना H4P2O5। क्लियर है बात? अब अगर ये बना तो इसका नाम क्या होगा, पहले समझिएगा। H3PO3 का नाम है क्या? फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? फास्फोरस एसिड। तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाम भी आता है गुरु, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बात? अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ी बुद्धि लगाइए, ये स्ट्रक्चर आपको वहां तक पहुंचा देगा। कैसे? H3PO3 के 2 स्ट्रक्चर बना लो, देखना जरा। P डबल बॉन्ड O, H OH और ऐसे लिख दो OH। ठीक बात? ऐसे ही एक दूसरा बना लो, P डबल बॉन्ड O, H OH और इसके O और H को खोल के लिख दो। अब ये बताओ, ये दोनों मिले अगर तो वाटर निकला, यानी एक ने OH दिया और दूसरे ने H दिया। तो यहां से अगर वाटर निकला तो बचा पोर्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर देना चाहिए, बिल्कुल देगा। स्ट्रक्चर बनेगा P डबल बॉन्ड O, यहां से एक H एक OH मिला, इधर आए सिंगल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH H। स्ट्रक्चर रटने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बनता है। ठीक बात? अगर किसी ने मुझसे पूछा हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पर, बोलो भैया। तो जरा मुझे देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे बता देंगे। कैसे? फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O यानी कि +2 चार्ज आया, सिंगल बॉन्ड O यानी +1 आया, सिंगल बॉन्ड O यानी +1 आया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यानी खींच लिया, -1 आया। तो इसका मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3। जैसा इधर है वैसा ही इधर भी होगा, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3। क्लियर है बात? सेम एज अगर आप
यहां पर H3PO4 ले, क्या ले? H3PO4। होमवर्क है आपके लिए, 2 टाइम्स H3PO4, यानी स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे ही, इसका स्ट्रक्चर ले लेंगे, 2 स्ट्रक्चर से वाटर निकालेंगे। तो आप अगर यहां से वाटर निकालेंगे तो वाटर निकालते ही क्या होगा? 6 हाइड्रोजन यानी 4 बचे, 2 फॉस्फोरस ऐसे ही रहेंगे, 8 ऑक्सीजन है यानी कि 7 बचे, H4P2O7। ये आपका मतलब फॉर्मूला आएगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो आप बोलोगे जैसे इसको फॉस्फोरस एसिड था, 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकाला तो नाम दिया पायरोफॉस्फोरस एसिड, वैसे ही अगर फॉस्फोरिक एसिड लिए हो और वाटर निकाले तो नाम क्या दोगे? तो भाई साहब नाम होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बात? तो अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड है तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए, आपका क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए वो आप समझ लीजिए। PO, P बॉन्ड होगा, OH, 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 5 ऑक्सीजन आपके लग गए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से सिचुएशन आएगी। और अगर आप यहां पर देख रहे हो तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे करके रखेंगे। जैसा तरीका मैंने इधर बताया है वैसे ही आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड में भी करेंगे। इतना नोट डाउन करिए, इसके आगे की बात करते हैं। चलते हैं बेटा, अगले हमारे पास क्या क्या है, आपको कुछ चीजें याद रखनी, जैसे CrO2Cl2, इसे बोलेंगे क्रोमिल क्लोराइड। ये इनऑर्गेनिक में एक टेस्ट भी, ठीक बात। और यहां पे अगर आप Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा? +6। तरीका वही है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X मानेंगे, 2 ऑक्सीजन है यानी 2 × -2, 2 Cl है यानी 2 × -1 होता है Cl का, तो X बराबर कितना आएगा? +6। क्लियर बात? CrO5 लास्ट टाइम पे जो मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने लिखा था और फिर हटा लिया था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। CrO5 में अगर आप निकालेंगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 के ऊपर नहीं होगा, ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको याद कराया था। अब अगर आप इसको इस मेथड से निकालेंगे तो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे X और 5 ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 5 × -2 = 0, X बराबर +10, जो कि पूर्णतया गलत है। ठीक बात? उसका रीजन ये है, CrO5 इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोला गया बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक बात? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अगर है तो CrO5 स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिएगा, Cr डबल बॉन्ड को 6 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, ये है स्ट्रक्चर। अब यहां अगर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आप ये कहेंगे कि क्रोमियम D ब्लॉक एलिमेंट है और ऑक्सीजन P ब्लॉक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि ये तो ट्रांजिशन मेटल हो गए। तो अगर बात की जाए तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ? 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा? +6, यानी ये बात यहां पर क्लियर होगी। ठीक बात? इसके बाद अगला है हमारा K3CrO8। अगर K3CrO8 है तो इसका मतलब है इसमें 3 K+ होंगे और 3 K+ अगर निकले तो CrO8-3 होगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कभी पेपर में आएगा नहीं, ये फर्जी ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए। मान लीजिए कभी आ गया तो इस पर हम लोग चलते हैं। तो CrO8-3 है, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे तो देखिएगा, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो ये पेरोक्साइड लिंकेज इधर लगा दीजिए एक, इसके बाद O सिंगल बॉन्ड हो -K+, ये भी पेरोक्साइड लिंक है, O सिंगल बॉन्ड हो -K+, और O सिंगल बॉन्ड को -K+। क्लियर है बात? तो यहां पर अगर आप देखें तो O सिंगल बॉन्ड हो, पेरोक्साइड लिंकेज है, और ये सब भी क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज। अगर मैं केवल अभी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं Cr के, तो Cr जो है वो यहां पर टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? तो आप बोलोगे 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर तो नहीं गया,
5 अगर बना रहा है तो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। ठीक बात। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 3CrO8 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। ये आपका सवाल है, कितने पेरोक्साइड लिंकेज इसमें होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया। Fe3O4। अब ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मिक्स कंपाउंड होते हैं। Fe3O4 बेसिकली मिक्सचर होता है FeO प्लस Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड। यहां पे आपको याद रखना है फेरस है यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहां ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +3 होगा। Pb3O4 इसकी अगर बात करें तो ये भी मिक्सचर है PbO प्लस PbO2 का। ठीक बात। तो अगर बात की जाए तो Pb का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 होगा और यहां पर Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तरीका वही है, x माने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x बराबर +2, x माने ऑक्सीजन का -2 यानी x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर +4। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में माना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x है। याद करिए बताया था फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, जहां भी दिखे +1 है यानी 4 इंटू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे 6 Cn है यानी 6 इंटू -1। क्या मैंने पढ़ाया है कि अगर लिगेंड में Cn आता है तो Cn माइनस होता है यानी -1 चार्ज कंसीडर करेंगे पूरे। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा +2 यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है वो बता पाएंगे इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर है। यहां आते हैं, माना Cr का ऑक्सीडेशन नंबर x है, वाटर है, क्या पढ़ाया था H2O हो, अमोनिया हो, बोलो भैया ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब इनको 0 लेते हैं तो 6 इंटू 0, 3 Cl है 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, x बराबर +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। याद रखिए कॉपी में कहीं कोने में लिख लीजिए, मैक्सिमम 99% अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है तो उसमें क्रोमियम के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जल्दी नजर आएंगे। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो क्या +3 या +6 आएगा। निकेल की बात करते हैं। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर माना मैंने x है, 4 Cn है यानी 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा +2। निकेल के लिए भी याद रखिएगा 2 ऑक्सीडेशन नंबर ही अपने आप ऊपर सजा सकता है, +2 या +4। जनरली अगर बात करें तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। अब थोड़ा सा दिमाग आपको ये कर लेना है क्योंकि यार अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं कर पाए, बात समझिएगा। अब हम लोग इसकी अगली क्लास में बात ये करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके यूजेस क्या है, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ रहे हैं तो उससे हम क्या पढ़ सकते हैं। अगले क्लास की हेडिंग में आपको बता सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप थोड़ा सा बताइएगा, क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, यानी अगर सेम एलिमेंट के कंपाउंड है बोलो, और मेरा सवाल है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर Cl का +1, +3, +5, +7 क्रमशः है, बोलो क्या ये चीज यहां पर लगेगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ HClO, HClO2, HClO3, HClO4 एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये अगली क्लास के लिए एक सवाल भी आपके दिमाग में रहेगा। एनसीईआरटी में जरा ढूंढिएगा, खंगालिएगा और कोई किताब देखने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है और इस बात पे परेशान नहीं होना है दोस्त कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उतनी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है आपका मन, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है वो हर बच्चा करता है। वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप रात में लेटे तो आप बोलते हैं, आप प्लान बनाते हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं एक काम करूंगा, सुबह 3 बजे उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त है 3 से लेकर 8 तक मैं रिग्रेस पढ़ाई करूंगा 5 घंटे, कोई ब्रेक नहीं दूंगा। आपका मन तुरंत हाँ बोल देता है, हाँ ठीक है, आप अपना काम धाम करके सो जाते हैं। सुबह 3 बजे आपका मन एक बार आपको नॉक जरूर करता है कि भैया
3 बज रहा है, बोले थे ना कि पढ़ाई करनी है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार अभी नहीं हो पाएगा। तो मन आपका तुरंत क्या बोलेगा पता है, एक काम करते हैं 10 बजे उठते हैं और 10 से 5 पढ़ते हैं लगातार। तो आप तुरंत, आपका मन मानेगा, आप तुरंत मान जाओगे, कहोगे हाँ ठीक तो है, अब तो 7 घंटे की पढ़ाई हो रही। फिर लास्ट में क्या होता है, आप शाम के 5 बजे उठते हैं, तो फिर आपका मन आपको क्या कहता है, कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर आपका कंट्रोल आपके मन पर आ गया तो आप चीजों को अच्छे से कर ले जाएंगे। और इसीलिए कहा गया है, कबीरदास का दोहा है क्या, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्त, कि अपने आप पे कंट्रोल रखिए और चीजों को पढ़िए और थोड़ा मेहनत के साथ पढ़िए। जितना पढ़ा है इनको करना है, जो क्वेश्चंस आपको बताएं इनको आपको सॉल्व करके बताना है। धन्यवाद।